हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 40,000 एंड 50,000 का पीसी बिल्ड। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे 40,000 एंड 50,000 के पीसी बिल्ड की, और मैं जो वेट कर रहा था, मैं वेट कर रहा था 1650 ग्राफिक्स कार्ड के रिलीज़ होने का, ताकि मैं जो है वो 1650 ग्राफिक कार्ड, क्योंकि वो एक बजट सेगमेंट का ग्राफिक कार्ड था। सबको पता था कि वो 12-15 हज़ार रुपये इतने के बजट सेगमेंट के अंदर आएगा, जो कि 40 और 50,000 के अंदर तुम इस ग्राफिक कार्ड को ही यूज़ करोगे, मतलब इसी बजट के सेगमेंट के ग्राफिक कार्ड को यूज़ करोगे। और उस वक्त पे 1660 एंड 1660 Ti जैसे ग्राफिक कार्ड ही थे, जो कि 25,000, 30,000, 2060 जो है वो 32,000, ऐसे महंगे महंगे थे। तो मैं इसलिए मैं उनको 40,000 एंड 50,000 में तो यूज़ कर नहीं सकता था। तो इसलिए मैंने वेट किया कि क्यों ना 1650 को आने दिया जाए, उसके बाद मैं ये बिल्ड करूँगा। तो अब मैं एक ही वीडियो में दोनों पीसी बिल्ड बता रहा हूँ आपको, 40,000 भी बताऊँगा एंड 50,000 भी बताऊँगा। पहले बात करते हैं 40,000 की। तो ऊपर मैं आपको कार्ड्स में आई बटन में एक वीडियो दूंगा। उस वीडियो में जो आपको कंपोनेंट्स बताए हैं, आप वही कंपोनेंट्स यूज़ करना, सेम टू सेम कंपोनेंट्स यूज़ करना। बस ग्राफिक कार्ड जो उस वीडियो में मैंने बताया है, उसकी जगह आप RX 570 यूज़ करना। और जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड जो मैं इस वीडियो में 50,000 की बिल्ड में जो मैं बताऊंगा, वो मदरबोर्ड यूज़ करना। बाकी पूरा का पूरा बिल्ड सेम रहेगा, एक भी कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, पूरा बिल्ड सेम रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 50,000 के पीसी बिल्ड की। और आपको मदरबोर्ड में 50,000 के पीसी बिल्ड में जो बताऊंगा वही 40,000 में यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने मदरबोर्ड बताया वो B350 है, तो आप इस वीडियो का मदरबोर्ड जो मैं बता रहा हूँ वो यूज़ करना। तो अब बात करते हैं 50,000 के पीसी बिल्ड की। तो 50,000 के पीसी बिल्ड में पहले बात कर लेते हैं CPU की। तो CPU यहाँ पे जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, मैं यूज़ करने वाला हूँ Ryzen 5 1600। बिकॉज इस प्राइस रेंज में जो आपको Ryzen 5 1600 फिलहाल मिल रहा है वो बहुत बढ़िया डील है। 11,500 रुपीज़ का ये आपको मिल जाएगा वेदांत कंप्यूटर्स पे, और 11,500 रुपीज़ में एक 6 कोर का CPU 12 थ्रेड्स के साथ ऑसम है। गाइस, आप चाहो तो Ryzen 5 2600 के साथ भी जा सकते हो, बट फिर वो आपके बजट से ऊपर चला जाएगा, इसलिए Ryzen 5 1600 बेस्ट चॉइस है। कुछ लोग कहेंगे कि Ryzen 3 के साथ क्यों नहीं गए, तो वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, Ryzen 5 1600 इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 2600 जो है वो थोड़ा आउट ऑफ बजट हो जाता है, लेकिन अगर आपको कहीं पे सेकंड हैंड 2600 मिल जाता है तो अच्छी चीज़ है, वरना Ryzen 5 1600 इज द बेस्ट ऑप्शन। अब इस प्रोसेसर को हम किस मदरबोर्ड के साथ पेयर करेंगे, तो पेयर करेंगे हम MSI B450M मोटार के साथ। 8,600 रुपये का ये मदरबोर्ड है। 8,600 रुपये में आपको ये 4 डिम स्लॉट देता है, आपको 2 PCI स्लॉट्स मिल जाते हैं, एक 16X मिल जाएगा, एंड आपको इसमें NVMe का M.2 स्लॉट भी मिल जाएगा, जिसमें अगर आप चाहो तो फ्यूचर में अपग्रेड कर सकते हो। इसकी VRMs काफ़ी एफिशिएंट है, तो यानी अगर आप इसमें Ryzen 7 भी लगाते हो तो आपको कोई हीटिंग इशू नहीं आने वाला है। प्लस इसकी एक और चीज़ फीचर मैं आपको बता दूं, ये कुछ अतरंगी सा नहीं दिखता है मदरबोर्ड। ठीक है, मतलब कुछ मदरबोर्ड होते हैं जो रेड एक्सेंट वाले होते हैं, कुछ होते हैं वाइट एक्सेंट, ये नॉर्मल थोड़ा ग्रेइश सिल्वर टाइप का, ब्लैकिश टाइप का दिखता है। तो ये एक न्यूट्रल थीम मदरबोर्ड है, आपकी किसी भी थीम का आप पीसी बिल्ड करते हो उसके अंदर आराम से फिट आ जाएगा। आप Ryzen 5 को जब इसके अंदर पेयर करोगे, तो क्योंकि एक B450 नया नया सीरीज़ का मदरबोर्ड है, तो हो सकता है आपको थर्ड जेन के लिए इसमें बायोस अपडेट्स वगैरह देखने को मिले। यूज़ करने के लिए आप B350 भी कर सकते हो, X370 भी कर सकते हो, बट फिर वो आउटडेटेड मदरबोर्ड है और मुझे लगा कि एक नया मदरबोर्ड लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड सेम यही मदरबोर्ड अगर आप एक 40,000 का पीसी बिल्ड कर रहे हो तो उसके अंदर यूज़ करना। मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दी है, सेम वही बिल्ड करना है। 40,000 में कोई कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे, बस ये मदरबोर्ड चेंज कर देना और ग्राफिक कार्ड RX 570 ले लेना, बस बाकी पूरे कंपोनेंट सेम रहेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने ग्राफिक्स कार्ड की तरफ। एक मेन इशू जो मैं 1650 का वेट कर रहा था, तो ग्राफिक्स कार्ड जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वो यूज़ करने वाले हैं हम Asus का Radeon RX 570। 13,000 का मिलता है। अब 13,000 में आपको मिल जाएगा 1650 भी मिल जाएगा आपको, लेकिन 1650 आपको 13,000 में सिर्फ सिंगल फैन एडिशन मिलेगा। ठीक है, तो सिंगल फैन एडिशन आपको 13,000 में मिलेगा। डुअल फैन जाओगे तो वो 14 या 15,000 का मिलेगा, और ये इस Asus का स्ट्रिक्स वर्जन है, RGB वर्जन है, और ये सिर्फ 13,700 का मिल रहा है। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल RX 570 नहीं है, ये Asus का डुअल फैन RX 570 है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे भी 1650 रिलीज़ हुआ, लेकिन 1650 इतना पावरफुल नहीं है कि वो RX 570 को हरा सके। आप बेंचमार्क देखिए, बेंचमार्क से आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 1650 को ओवरक्लॉक करने के बाद भी वो स्टॉक RX 570 को नहीं हरा पा रहा है। मतलब RX 570 को आप स्टॉक पे रखो, कुछ ओवरक्लॉक मत करो, और 1650 से उसके बेंचमार्क्स कंपेयर करो और 1650 को ओवरक्लॉक कर दो,
ठीक है, तुम 1650 को ओवरक्लॉक कर लो, RX 570 को ओवरक्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ओवरक्लॉक होने के बाद भी 1650 जो है वो एक स्टॉक पे चलने वाले RX 570 को बीट नहीं कर सकता। जब 570 को ओवरक्लॉक करोगे तो फिर उसकी परफॉर्मेंस और ऊपर जाएगी जाएगी ऑफ कोर्स। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो लोग थोड़ा बहुत नए आर्किटेक्चर की तरफ जाना चाहते हैं, एनवीडिया फैन बॉय हैं, या फिर सिर्फ एनवीडिया का ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं, या उनका कुछ और रीज़न है एनवीडिया ग्राफिक कार्ड लेने का, तो ऑफ कोर्स आप जा सकते हो 1650 की तरफ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। बट यहाँ पे मैं 1650 इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्योर परफॉर्मेंस और वैल्यू की बात कर रहा हूँ। 570 आपको पहली बात तो सेकंड हैंड भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो आप सेकंड हैंड ग्राफिक कार्ड ले सकते हो, आपको बाजार में सेकंड हैंड ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगे जो कि अंडर वारंटी भी होंगे, ठीक है। तो 570 आपको सेकंड हैंड मिल जाएगा, 1650 आपको सेकंड हैंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो अभी भी लॉन्च हुआ है। प्लस 570 की परफॉर्मेंस 1650 से ज़्यादा है। और यहाँ पे तो बात ये भी चल रही है कि एनवीडिया ने जानबूझ के इसके प्रेस ड्राइवर रिलीज़ नहीं करे, क्योंकि एनवीडिया जानता था कि 1650 जो है वो 570 से वीक है। एंड पहले ही दिन जिस दिन ग्राफिक कार्ड लॉन्च हो, उसी दिन पहले ही दिन अगर तुम उसे उसके कॉम्पिटिटर से कम दिखा दो, कि मतलब पहले ही दिन अगर न्यूज़ ऐसी आती जिस दिन ग्राफिक कार्ड लॉन्च होगी 1650 जो है वो मत लो, तो एनवीडिया के लिए एक वो नेगेटिव फीडबैक जाता या फिर एनवीडिया की नेगेटिव मार्केटिंग होती। तो उससे बचने के लिए एनवीडिया ने पहले दिन ड्राइवर ही रिलीज़ नहीं करे। तो इसलिए तुम्हें जो भी 1650 के बेंचमार्क्स हैं वो इतनी देर में देखने को मिलेंगे। सो ये एनवीडिया का काफ़ी शेडी मूव था, कोई अच्छा मूव नहीं था। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूँगा कि फ्यूचर में 1650 Ti भी आएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि 1650 ही 15 से 13 हज़ार रुपये का है, तो 1650 Ti जो है वो थोड़ा महंगा होगा, तो अगेन फिर वो तुम्हारा बजट बढ़ा देगा, वो इस बजट के अंदर फिट आएगा नहीं, तो सेंस नहीं बनता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे RX 570 चूज़ किया है, जो कि पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। एंड अब इन सबको पावर देने के लिए हम जो है वो यूज़ करने वाले हैं पावर सप्लाई कॉर्सेर की तरफ से VS450, जो कि मोर देन इनफ है। मैं खुद यूज़ करता हूँ, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, बढ़िया पावर सप्लाई है। अब स्टोरेज डिवाइसेस की मैं बात करूँ तो स्टोरेज डिवाइसेस में आप नॉर्मल 1 TB की हार्ड ड्राइव में यूज़ कर रहा हूँ, SSD में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि SSD अगेन 2-3 हज़ार रुपये बढ़ा देगी आपका बजट, ठीक है। एंड मैं उल्टी सोच का हूँ, मेरे लिए ये मानना है कि भैया मेरा PC जो है वो 10 सेकंड आराम से बूट हो जाए, मेरे को 10 सेकंड कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, गेम खेलना है, मैं 10 सेकंड इंतजार कर लूँगा। लेकिन मेरे को ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कल के दिन मेरा कोई दोस्त आया, उसने मुझे बोला ले भाई नई मूवी आ रही है, कॉपी मार ले अपने सिस्टम में, और मैंने तो भैया 3 हज़ार रुपये की SSD ले ली हार्ड ड्राइव की जगह, और SSD में है नॉर्मल 250 GB, गेम ही 60-60 GB के होते हैं, तो मैं उस हार्ड ड्राइव के अंदर किया तो गेम रख पाऊंगा या मैं मूवीज़ रख पाऊंगा, ठीक है। तो उससे कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा है कि मैं एक हार्ड ड्राइव ले लूँ, बाद में स्लो होगा कंप्यूटर, मेरे को पता है गेम धीरे लोड होंगे, आराम से लोड होंगे, पर यार स्टोरेज रहेगा मेरे पास, ठीक है। मुझे अगर तुम एक 1 TB की SSD लेने जाओ तो तुम्हें पता हो कितनी महंगी पड़ती है, तो SSD फिलहाल मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं करी है। अपनी अपनी चॉइसेस है, आप चाहो तो SSD भी ले सकते हो, आप चाहो तो हार्ड ड्राइव भी ले सकते हो, बस स्टोरेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने हार्ड ड्राइव चूज़ करी है। अब इन कैबिनेट की मैं इस बात करूँ तो 50,000 वाले में जो मैं कैबिनेट यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉर्सेर का स्पेक डेल्टा, 3 इनबिल्ट फ़ैन के साथ आता है, पावर सप्लाई श्राउड, टेम्पर्ड ग्लास, तीनों के तीनों फ़ैन जो है वो 8 GB कंट्रोल्ड है, मतलब सॉरी 8 GB उनकी जो है वो मदरबोर्ड से कंट्रोल हो जाती है, तो आपको कोई इशू नहीं आने वाला है 8 GB कंट्रोल करने में। लुक्स वाइज अच्छा है, बेहतरीन कैबिनेट है, आपके सारे जो भी फॉर्म फैक्टर के ग्राफिक्स कार्ड है, लंबे से लंबा ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर फिट आ जाएगा, जबकि RX 570 डुअल फैन वाला इतना बड़ा है नहीं, पर स्टिल मैंने आपको ऑप्शन दे दिया कि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करते हैं किसी बड़े ग्राफिक कार्ड में तो वो भी इसके अंदर फिट आ जाएगा। एंड यहाँ पे स्टोरेज वगैरह की मैंने बात कर ली, हर चीज़ की मैंने बात कर ली, लेकिन मैंने यहाँ पे बात एक चीज़ की नहीं करी, वो है रैम। तो रैम जो है वो हम यूज़ करने वाले हैं अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन पे ये जो कॉर्सेर की LPX DDR4 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिल रही है, यही रैम अगर आप सेम चेक करो वेदांत कंप्यूटर्स पे तो ये 4000 की मिल रही है वेदांत कंप्यूटर्स पे। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि अमेज़ॉन पे कुछ सस्ता मिल रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस रैम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर लो। आप चाहे कोई भी PC बिल्ड कर रहे हो, आप ये PC बिल्ड कर रहे हो 70,000 का कर रहे हो, 80,000 का, ये रैम की एक स्टिक 8 GB की एक स्टिक आपको 3900 की मिल रही है। 2 स्टिक लोगे यानी कि 16 GB की लोगे तो 16 GB की आपको देखने को मिलेगी, अराउंड मिलेगी आपको 16 GB की मिल जाएगी लगभग 7,800 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो यार 7,800 में आपको मिल रही है 16 GB रैम। मैंने जब अपना PC बिल्ड किया था तो मैंने 4 GB की रैम ली थी, मतलब टोटल मैंने 8 GB रैम ली थी 7,500 की, और यहाँ पे आपको 200 रुपये ज़्यादा देके 7,800 रुपये में 16 GB रैम मिल रही है 3000 मेगाहर्ट्ज़। मेरी 2400 मेगाहर्ट्ज़ थी 8 GB, और मैंने 7,500 की ली थी। यहाँ पे आपको 7,500 में ही अराउंड 16 GB रैम मिल रही है, वो भी 3000 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। तो ये आप रैम जो है वो जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लो। मुझे नहीं पता आप इंटेल बिल्ड कर रहे हो AMD बिल्ड कर रहे हो, पर ये रैम जो है वो अगर आप दिख रही है आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जल्दी
बाय कर लो। ठीक है, तो ये रहे सारे कंपोनेंट्स जो मैंने आपको बताए, मदरबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, रैम, पावर सप्लाई, एसएसडी तो थी नहीं, हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ मैंने राइजन 5 1600 क्यों चूज़ किया। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं एक कोई वीक सीपीयू ले लेता, ठीक है, और कम बजट हो जाता। अगर मैं एक कम पावरफुल सीपीयू ले लेता तो उसमें मैं एसएसडी भी यूज़ कर लेता, आरजीबी स्ट्रिप्स आ जाती, बहुत सारी चीज़ें आ जाती। ठीक है, अब देखो मैंने राइजन 5 1600 एक मकसद से यहाँ पे चूज़ किया। अब मेरी एक बात बताओ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये स्ट्रीमिंग में, क्योंकि 6 कोर का सीपीयू है, मदद करेगा आपकी, 12 थ्रेड्स हैं, मल्टीटास्किंग में हेल्प होगी। दूसरी चीज़, स्टॉक कूलर इसका अच्छा आता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे 9400F क्यों नहीं लिया। देखो गाइज, बेंचमार्क जाके चेक करो, i5 9400F जो सीपीयू है उसके और 2600 के बेंचमार्क्स में जो i5 9400F है, कुछ गेम्स में i5 9400F के ज़्यादा फ्रेम्स आपको मिल जाते हैं देखने को गेम्स में। कुछ बेंचमार्क्स ऐसे होंगे जहाँ पे राइजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी चीज़, i5 9400F में भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, राइजन में भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं 9400 की तरफ आपको इसलिए बोल दूँ क्योंकि उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। तीसरी चीज़, राइजन में आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, उसमें 6 कोर 6 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। अगर आप 9400F को 2600 से कंपेयर करोगे राइजन 5 2600 से, तो i5 9400F कुछ गेम्स में बेंचमार्क में नंबर एवरेज एफपीएस ज़्यादा ज़रूर देता है, लेकिन 0.1% और 1% लोस में जो कंसिस्टेंसी है, जो आपको स्मूदर गेम प्ले देखने को मिलता है, वो राइजन 5 में देखने को मिलता है i5 के मुकाबले। जाके बेंचमार्क्स चेक करो, इसलिए मैंने राइजन 5 सजेस्ट किया आपको। हालांकि वो 2600 से कंपेयर किया था, बट स्टिल, एंड उसको आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो राइजन सीपीयूज को। और मैंने यहाँ पे एक और मकसद से राइजन सीपीयू चुना है, क्योंकि देखो अगर आप कल के दिन फॉर एग्जांपल, मैं राइजन 3 के साथ भी आपको RX 570 बोल सकता था, कोई इशू नहीं जा रहा, मेरा कुछ नहीं जा रहा था, मैं आपको राइजन 3 के साथ RX 570 बोल देता। लेकिन उसके साथ दिक्कत क्या है, कल के दिन अगर आप राइजन 3 के साथ RX 570 लगाते हो, आप कल के दिन 1080 या 1070 जैसे ग्राफिक कार्ड में अपग्रेड करते हो, तो आप अपना RX 570 से 1070 या 1080 में अपग्रेड करोगे, लेकिन आपका सीपीयू कौन सा है, राइजन 3, जो कि ऑफ कोर्स एक 1070 1080 जैसे ग्राफिक्स कार्ड का जो है वो फुल पोटेंशियल निकलने नहीं देगा, उसको बॉटलनेक करेगा। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, राइजन 5 1600। कल के दिन आप 1070 या 1080 में अपग्रेड करोगे तो आपको कोई बॉटलनेक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप राइजन 3 लेते हो तो आपको 1070 एंड 1080 में अपग्रेड करने के लिए पहली बात तो ग्राफिक कार्ड में अपग्रेड करना ही करना पड़ेगा, और साथ में सीपीयू भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि राइजन 3 आपको बॉटलनेक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप राइजन 5 लेते हो तो आपको सीपीयू, अगर फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करते हो तो आपको सीपीयू अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, इन सब चीज़ों में घुसना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी हैं, एग्जाम्स खत्म हो गए, थोड़ा बहुत स्ट्रीमिंग करके देख लूँ, क्या पता मेरा चैनल चल जाए, किस्मत किसने देखी, कल के दिन हो सकता है ना कोई चमक जाए अचानक से, भगवान तुम्हें कुछ कर दे, क्या पता तुम्हारा स्ट्रीमिंग चैनल चल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो तुमने सोचा कि गर्मी की छुट्टियों में क्यों ना मैं ट्राई मार लूँ स्ट्रीमिंग, तो स्ट्रीमिंग ट्राई मारने के लिए भी तो एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है, अच्छा सीपीयू होना चाहिए। अगर आप जीपीयू या सीपीयू एनकोडिंग करते हो तो वहाँ पे राइजन 5 आपकी मदद करेगा, तो इसलिए राइजन 5 मैंने चूज़ किया। तो आपको ये पूरा बिल्ड कैसा लगा, क्या आपके थॉट्स हैं इस बारे में, क्या आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहोगे, चेंजेस करना चाहोगे तो क्या चेंजेस करना चाहोगे, आपके हार्ड ड्राइव और एसएसडी के चॉइस के बीच में क्या ऑप्शन है, मतलब क्या सोच है। मेरा तो ये मानना है कि भैया मैं स्टोरेज की तरफ जाऊंगा, मैं 10 सेकंड 15 सेकंड जो बूट टाइम जो लेट लोड हो रहा है वो मैं समझ जाऊंगा, मैं ठीक है, मेरा 10 मिनट सेकंड में कुछ खाना वाना नहीं छूट रहा है, मैं आराम से 10 मिनट नहीं, सॉरी 10 सेकंड वेट कर लूँगा, लेकिन मेरे को स्टोरेज ज़्यादा चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है। अब आपका क्या मानना है उस बारे में, आपको 1650 चाहिए या RX 570 चाहिए, आपको नया आर्किटेक्चर चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए, क्योंकि 1650 में बस ये सीन है कि 1650 में देखो, आप 1650 में भी दो सीन है, 1650 में भी ना अलग अलग वेरिएंट है। 1650 में कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो पावर कनेक्टर के बिना है, कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जो पावर कनेक्टर के साथ आते हैं, क्योंकि इसकी टीडीपी जो है वो 75 वॉट वाले भी तुम्हें वेरिएंट मिल जाएंगे और इसके 95 वॉट वाले भी तुम्हें वेरिएंट मिल जाएंगे। 95 वालों में तुम्हें मिलेगी 6 पिन पावर कनेक्टर, तो वो ऑफ कोर्स तुम्हारा कुछ पावर सप्लाई से तुम्हें 6 पिन पावर कनेक्टर देना पड़ेगा। तो RX 570 का भी सेम सीन है, उसमें तो तुम्हें देना ही देना है, वो तो 75 वॉट पे चलेगा नहीं। तो हाँ, ये है कि AMD का GPU जो है वो कंफर्म है कि भैया तुमसे एक्स्ट्रा पावर कनेक्टर लेगा, और 1650 का तो ये है कि यार उसमें तुम्हें पावर कनेक्टर जो सिंगल फैन वाले वर्जन है उनमें तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी सिस्टम में अपग्रेड कर रहे हो किसी पुराने सिस्टम में, तो वहाँ पे हाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 1650 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें ऐसे वर्जन भी हैं सिंगल फैन वाले जिसमें पावर कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल 570 इज़ अ बेटर ऑप्शन। मेरा ऐसा मानना है कि 570 ज़्यादा अच्छा आपको वैल्यू दे रहा है, क्योंकि सस्ता भी मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एंड परफॉर्मेंस जब अच्छी है तो यार उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। गेमिंग में आपको FPS ही मैटर करते हैं। ठीक है, और फ्रेम टाइम भी उसके काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फ्रेम टाइम रिजल्ट देखोगे तो RX 570 के काफ़ी अच्छे हैं।
तो आप लोगों को इस बारे में क्या ख्याल है, अपने कमेंट में जो है विचार ज़रूर बताइए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।